Hello students, I am MD Hasimuddin, lecturer the Department of Anthropology from Parshnath College, Sri Bajar. Welcome to the online class today. Due to global Mahamari COVID-19 flow lockdown and as directed by university, this class is very important for you. So please listen carefully. आज हम सब सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट के लिए चैप्टर 8 पेपर 8 चैप्टर थ्योरी ऑफ कल्चर एंड सोसाइटी थ्योरी ऑफ कल्चर एंड सोसाइटी चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट यूनिट है द मीनिंग एंड एस्पेक्ट ऑफ कल्चर एंड एट्रीब्यूट्स, द कल्चर यूनिवर्सल, द कल्चर रिलेटिविज्म, द कल्चर इंटीग्रेशन एंड फील्ड वर्क ट्रेडिशन इन इंडियन एंथ्रोपोलॉजी। ये सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट के लिए भी लाभदायक है, क्योंकि सेमेस्टर 6 में कोर 13 पेपर में फील्ड वर्क पढ़ना है। तो इस यूनिट में फील्ड वर्क ट्रेडिशन दिया हुआ है और कल्चर के बारे में सेमेस्टर 6 में इंडियन कल्चर को पढ़ना है, जैसे रूरल कल्चर, ट्राइबल कल्चर, अर्बन कल्चर और इंडस्ट्रियल कल्चर और संस्कृति जैसन और कल्चर कॉम्प्लेक्स, सेक्रेट कॉम्प्लेक्स, यानी इंडियन कल्चर के बारे में पढ़ना है। तो उससे पहले हम लोग जानेंगे कि कल्चर क्या है, संस्कृति क्या है, संस्कृति की विशेषताएं क्या है, संस्कृति के प्रकार क्या है। तो सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट के लिए भी ये काफ़ी लाभदायक है। तो जैसा कि संस्कृति, व्हाट इज मीनिंग एंड एस्पेक्ट ऑफ कल्चर। संस्कृति, सरल शब्दों में संस्कृति का अर्थ होता है किसी सामाजिक समूह के कार्य व व्यवहार के समस्त रीतियों से को संस्कृति कहते हैं। तो संस्कृति मनुष्य के कार्यों द्वारा, उसके व्यवहारिक पक्ष, उसके व्यवहारिक पक्ष, उनके कार्य और उनकी आस्थाओं के समस्त मिश्रण को संस्कृति कहते हैं। टाइलर महोदय ने अपनी पुस्तक प्रिमिटिव कल्चर जो 1871 में लिखा है, उसमें संस्कृति को परिभाषित करने का प्रयास किया है। उनका कहना है कि संस्कृति एक समग्र संकुल है जो मानव उस समाज के सदस्य होने के हैसियत से अर्जित ज्ञान, कला, विश्वास, कानून, न्याय, नैतिकता तथा अन्य योग्यताओं को अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में, अपने व्यवहार में समावेशित करता है, जिसे संस्कृति कहते हैं। क्रोबर महोदय ने संस्कृति को परिभाषित करने का प्रयास किया है। उन्होंने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोलॉजी जो 1948 में लिखा है, उनका कहना है कि संस्कृति सुपर ऑर्गेनिक है, संस्कृति अधिजैविक है। उन्होंने प्रकृति की चीज़ों को 3 भागों में बांटा है। पहला है निर्जीव या असवयव, दूसरा है सवयव और तीसरा है अधिसवयव। यानी पहला इनऑर्गेनिक, दूसरा ऑर्गेनिक, तीसरा
सुपर ऑर्गेनिक। तो क्रोवर महोदय ने संस्कृति को सुपर ऑर्गेनिक कहा, यानी प्राणी से ऊपर की चीज़ है। ये कोई व्यक्ति विशेष की चीज़ नहीं है, और व्यक्ति तो मर जाता है, उसके बाद भी संस्कृति उसकी समाज में सामाजिक तौर पर, सामूहिक तौर पे रह जाती है, जो भाषा के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता है, ये हम सब जानते हैं। तो क्रोवर महोदय ने उन्होंने कहा कि मानव प्राणी से ऊपर की चीज़ को हम संस्कृति कहते हैं, जो भौतिक और अभौतिक रूप में होती है। मेलोनिस्की ने अपनी पुस्तक ये साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर, जो 1946 में इन्होंने लिखा, उसमें परिभाषित करने का प्रयास किया है कि मानव के तमाम आधारभूत आवश्यकताओं को, फंडामेंटल रिक्वायरमेंट को पूरा करने की जो शक्ति होती है, वो संस्कृति कहते हैं, वो संस्कृति में होती है। हर्शकोविट्ज़ अपनी पुस्तक मैन एंड हिज वर्क 1956 में लिखे हैं। उन्होंने संस्कृति को परिभाषित करने का प्रयास किया है कि संस्कृति पर्यावरण का मानव द्वारा निर्मित भाग को हम संस्कृति कहते हैं। तो फ्रेंड्स, संस्कृति वो भौतिक व अभौतिक चीज़ है जो मानव के द्वारा बनाई गई हो, और मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपनी ज़रूरतों की पूर्ति करने के लिए संस्कृति का निर्माण किया है। तो मुख्य रूप से हम कहेंगे कि मानव द्वारा बनाई गई, उनकी ज़रूरियात के हिसाब से, उनकी आवश्यकता है के हिसाब से जिन चीज़ों को, भौतिक या अभौतिक चीज़ों को जो निर्माण किया है, उसे हम संस्कृति कहते हैं। संस्कृति की कुछ विशेषताएं इस प्रकार है, मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है कि संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार को संस्कृति कहते हैं। संस्कृति किसी समाज के लिए आदर्श होती है। संस्कृति किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को निर्माण करती है। संस्कृति मानव के आवश्यकताओं को पूरा करती है। संस्कृति में हस्तांतरण का गुण होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह फैलने की कैपेसिटी होती है। संस्कृति स्थिर और गतिशील दोनों होती है। संस्कृति अधिवैयक्तिक और अधिजैविक दोनों होता है। अधिवैयक्तिक इस दृष्टिकोण से कि वो व्यक्ति विशेष से ऊपर की चीज़ है, ये सामूहिक और सामाजिक चीज़ होती है, और अधिजैविक इस दृष्टिकोण से कि वो प्राणी जगत से ऊपर की चीज़ को हम संस्कृति कहते हैं। संस्कृति पर्यावरण का एक निर्भीक भाग है। संस्कृति व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। संस्कृति एक समाज के सामाजिक जीवन जीने का एक आधार होता है। संस्कृति भी किसी भी समाज का एक आदर्श रूप होता है। किसी भी व्यक्ति या किसी भी समाज का एक आदर्श रूप होता है। हर किसी की संस्कृति, अपनी संस्कृति अच्छी है, ये भावना दिखता है हर समाज और समुदाय में। तो संस्कृति की बहुत सारी विशेषताएं हैं। आइए हम देखते हैं कि संस्कृति के प्रकार कितने हैं। संस्कृति के दो प्रकार हैं। पहला है भौतिक संस्कृति, दूसरा है अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति जिसको हम देख सकते हैं, हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, जो दर्शनीय होता है, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम पैमाना कर सकते हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड, कपड़ा, मोबाइल, किताब, कॉपी, साइकिल, मोटर कार, मोटरसाइकिल, हवाई जहाज़ एवं तमाम उपकरण की चीज़ों को हम भौतिक संस्कृति कहते हैं। अभौतिक संस्कृति
जो दिखता नहीं है, जैसे भाषा दिख नहीं रहा है, जैसे विचार दिख नहीं रहा है, जैसे भावना दिख नहीं रहा है, जैसे विश्वास, कानून नहीं दिख रहा है, उसे हम अभौतिक संस्कृति कहते हैं। तो साथियों, संस्कृति मानव जीवन का वो भौतिक अभौतिक पक्ष है जिनके अनुसार मानव अपनी तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति उस संस्कृति के माध्यम से करता है। लेस्ली व्हाइट ने मानव के 5 उपहारों का गुणगान किया है कि मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो संस्कृति का निर्माता है। दूसरा कोई प्राणी नहीं है जिसके पास संस्कृति हो, जो संस्कृति हस्तांतरित हो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, वो किसी अन्य प्राणियों में नहीं है। तो लेस्ली व्हाइट ने कहा है कि मानव आज संस्कृति का निर्माता बना है, उसका सबसे पहला कारण है कि वो 2 पैरों से गमन कर सकता है, बाइपेडल लोकोमोशन, वो 2 पैरों में चल सकता है। दूसरा है उनके 2 स्वतंत्र हाथ और अंगूठे का अन्य अंगुलियों से उल्टा रहना। इस संस्कृति निर्माण का एक बहुत बड़ा साधन है। अगर आपके पास अंगूठा नहीं होता तो आप बहुत ऐसी भौतिक संस्कृतियों का निर्माण नहीं कर पाते। अगर आपको लिखना है तो अंगूठे का सहारा लेना होगा, किसी चीज़ों को पकड़ना है मजबूती से तो अंगूठे का सहारा लेना होगा। इसका तीसरा उपहार है मनुष्य का, जो लेस्ली व्हाइट ने वर्णन किया है, वो है तीक्ष्ण व केंद्रित की जा सकने वाली दीर्घ दृष्टि। चौथा है मेधावी मस्तिष्क, विवेकशील बुद्धि, जो अन्य प्राणियों में नहीं है। इसका 5वां उपहार है भाषा, जिसके कारण मानव अपनी संस्कृति को समाज में प्रसारित करता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करता है भाषा के माध्यम से। तो साथियों, मुख्य रूप से हमारे जीवन में संस्कृति बहुत अहम भूमिका निभाती है और 6 पेपर में और सेमेस्टर 6 वालों को भी संस्कृति, इंडियन संस्कृति पढ़ना है। रूरल कल्चर, ट्राइबल कल्चर, अर्बन कल्चर, इंडस्ट्रियल कल्चर, सेक्रेट कॉम्प्लेक्स, कल्चर कॉम्प्लेक्स, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना है। तो इस दृष्टिकोण से सेमेस्टर 6 के लिए भी काफ़ी लाभदायक है कि संस्कृति है क्या। आइए, जैसा कि संस्कृति मानव शास्त्रियों का अध्ययन का एक बहुत बड़ा विषय रहा है और मानव शास्त्र में इसका स्थान एक बहुत बड़ा स्थान है। मानव शास्त्र को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, दूसरा है कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। तो अब तो हम कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी को आज हम स्टडी कर रहे हैं। तो संस्कृति का अध्ययन प्रारंभ कब से होता है? संस्कृति का अध्ययन का प्रारंभ कब से होता है, इस विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले कल्चरल यूनिवर्सल, आगे यूनिट का आगे टॉपिक में है कल्चरल यूनिवर्सल, कल्चरल रिलेटिविज्म, कल्चरल इंटीग्रेशन और फील्ड ऑफ ट्रेडिशन। तो कल्चरल यूनिवर्सल क्या होता है? जैसे संस्कृति कोई स्थानीय चीज़ नहीं है। संस्कृति एक बहुत व्यापक रूप में फैलता है। जो संस्कृति गांव देहातों में पाई जाती है, वही संस्कृति अगर शहरों में पाई जाती हो तो उस संस्कृति को हम सार्वभौमिक कल्चर बोलते हैं, यूनिवर्सल कल्चर बोलते हैं। और रॉबर्ट रेडफील्ड ने अपनी पुस्तक फोक कल्चर ऑफ युकाटन में
युकाटाम गांव का एक अध्ययन किया है। उसमें ग्रेट ट्रेडिशन और लिटिल ट्रेडिशन को दिखाया है। महान परंपरा और छोटी परंपरा। तो गांव की जो कल्चर होती है, गांव की जो छोटी छोटी परंपराएं होती है, वो परंपराएं अगर समाजों में, बड़े समाजों में, सभ्य समाजों में अगर फैल जाता है तो उसे हम सार्वभौमिक संस्कृति कहते हैं। मैकिम मेरिट ने 1951 में यूपी के किशनगढ़ी गांव में का अध्ययन किया, वहाँ की संस्कृति को अध्ययन किया और उन्होंने सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण कल्चर का व्याख्या किया है। तो हमारे जीवन में, हमारे समाज में, हमारी सामाजिक जीवन में संस्कृति स्थानीय भी होती है, जो हम तक सीमित होती है, हमारे समाज तक सीमित होती है, और कुछ संस्कृतियाँ बड़े पैमानों में बृहद क्षेत्रों में फैल जाती है, प्रसारित हो जाती है। जैसे बच्चों को बुरी नज़र से बचने के लिए काला टीका लगाना, ये गाँवों में ये परंपराएं पाई जाती है और शहरों में भी पाई जाती है। तो जैसे किसी गाड़ी में जूते का टंगा होना, वो हर समाज, हर समुदाय में ये संस्कृतियाँ पाई जाती है। तो जो संस्कृतियाँ हर समाज और हर क्षेत्रों में, हर छोटे छोटे क्षेत्रों में, हर बड़े क्षेत्रों में जो संस्कृतियाँ उस समाज का एक अभिन्न अंग बन जाता है, उस संस्कृति का, उस सामाजिक जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाता है, उसे सार्वभौमिक संस्कृति कहते हैं। जैसे कि हम लोग खाने की संस्कृति है, कपड़ा पहनने की संस्कृति है, पढ़ाई लिखाई करने की संस्कृति है। तो ये संस्कृतियाँ सिर्फ मेरी व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि यूनिवर्सल है। इस दृष्टिकोण से कल्चर यूनिवर्सल है। कल्चर कोई संकीर्ण भावना नहीं है, बल्कि पूरे बड़े समाज में, बड़े समुदायों में फैली होती है। आगे है कल्चर रिलेटिविज्म, सांस्कृतिक सापेक्षवाद। पहले मानव शास्त्रियों ने, 19वीं शताब्दी के मानव शास्त्रियों ने जब फील्ड वर्क क्या करते थे, तो विभिन्न समुदायों का जो कल्चर है, वो अपने दृष्टिकोण से उस कल्चर को अच्छा है या बुरा है, वो व्याख्या करते थे। लेकिन 20वीं शताब्दी के मानव शास्त्रियों ने, जैसे इसका प्रणेता फ्रांज बॉस, जो 1983 ईस्वी में बफिनलैंड की यात्रा किए थे, इन्होंने इस धारणा को दूर किया कि संस्कृति सापेक्षवाद का अध्ययन करना प्रारंभ किया। उनका विचार था कि संस्कृति चाहे जिस समाज की हो, अच्छी हो या बुरी हो, तो हमें उस समाज के दृष्टिकोण से, उसके विचारों के दृष्टिकोण से, उसके भावनाओं के दृष्टिकोण से हमें अध्ययन करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल है कि सिंदूर लगाना, किसी समाज में वो नहीं लगाया जाता है, उसे गलत समझा जाता है, और किसी समाज में पवित्र समझा जाता है। दो धारणाएं, एक ही वस्तु से, एक ही चीज़ की, जो एक ही संस्कृति तत्वों की अलग अलग समुदायों में अलग अलग धारणाएं जो है, तो उसी दृष्टिकोण से हमें अध्ययन करना चाहिए कि किसी समाज में अगर सिंदूर लगाना अगर अच्छा है, तो हमें उसी दृष्टिकोण से अध्ययन करना चाहिए। किसी समाज में अगर सिंदूर लगाना गलत है, तो हमें उसी दृष्टिकोण से उसकी संस्कृति का अध्ययन ही सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहलाता है। आगे है कल्चरल इंटीग्रेशन, सांस्कृतिक संगठन। सांस्कृतिक संगठन क्या है? सांस्कृतिक संगठन, संस्कृति में बहुत छोटी छोटी इकाइयाँ पाई जाती है। इन इकाइयों को आपस में प्रकार्यात्मक रूप से जुड़े रहना, अंतः संबंधित होना और जुड़कर एक संस्कृति तत्व का निर्माण करना, संस्कृति का निर्माण करना, ये कल्चरल इंटीग्रेशन कहलाता है। अनेक संस्कृति तत्व मिलकर
कल्चर कॉम्प्लेक्स, संस्कृति संकुल का निर्माण करती है, जो मिल्टन सिंगर ने 1958 ईस्वी में मद्रास शहर का अध्ययन किया और कल्चर कॉम्प्लेक्स संस्कृति संकुल का अवधारणा दिया कि अनेक संस्कृतियों का मिल जाना संस्कृति संकुल कहलाता है और अनेक संस्कृति संकुल मिलकर संस्कृति प्रतिमान कल्चर ऑफ पैटर्न का निर्माण करता है, संस्कृति प्रतिमान का निर्माण करता है। रूथ बेनेडिक्ट ने जापान के राष्ट्रीय चरित्र का अध्ययन कर 1934 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी, पैटर्न ऑफ कल्चर, जो वहाँ के राष्ट्रीय चरित्र का अध्ययन है। तो बेनेडिक्ट ने ही अवधारणा दिया सांस्कृतिक प्रतिमान का। आगे है कि अनेक सांस्कृतिक प्रतिमान मिलकर संस्कृति क्षेत्र का निर्माण करता है। जैसे प्रसारवादियों का कहना है, अमेरिकन प्रसारवादियों का कहना है कि संस्कृति क्षेत्र उस भौगोलिक क्षेत्र को कहते हैं जहाँ संस्कृति तत्व एक चरमोत्कर्ष अवस्था में पहुंच जाता है, उसका विकास एक होकर एक शीर्ष अवस्था में पहुंच जाता है, जिसे हम कल्चर क्लाइमेक्स कहते हैं, और वहाँ से उस संस्कृति का प्रसार होना प्रारंभ हो जाता है। उस क्षेत्र, उस भौगोलिक क्षेत्र को सांस्कृतिक क्षेत्र कहते हैं। तो संस्कृति का संगठन जो है विभिन्न छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनता है, जो पारिकार्यात्मक रूप से फंक्शनलिज्म, जो कॉन्फ़िगरेशन संरूपनात्मक, और जो मोटिवेशनल लयात्मक दृष्टिकोण से एक दूसरे से जुड़ा रहता है, उसे कल्चरल इंटीग्रेशन कहते हैं। यूनिट फर्स्ट का अगला टॉपिक है फील्ड वर्क ट्रेडिशन इन इंडियन एंथ्रोपोलॉजी, मतलब भारतीय मानव शास्त्र में फील्ड वर्क का अध्ययन। फील्ड वर्क ट्रेडिशन इन इंडियन एंथ्रोपोलॉजी, भारतीय मानव शास्त्र में फील्ड वर्क का अध्ययन। तो फील्ड वर्क का शुरुआत कैसे होता है, फील्ड वर्क का शुरू कैसे हुआ मानव शास्त्र में, इस चीज़ को हम सबों को थोड़ा जानना चाहिए कि 16वीं शताब्दी में यूरोप को एक नवीन खोजों का शताब्दी कहा जाता है, क्योंकि यूरोप में उस वक्त शहरीकरण, औद्योगिकरण, नगरीकरण के कारण वहाँ कच्चे माल की प्राप्ति के लिए और बने माल को बेचने के लिए, बने माल का निर्यात करने के लिए वहाँ के लोग विभिन्न क्षेत्रों में, सुदूर क्षेत्रों में जाते हैं, और वो देखते क्या है कि वहाँ जो लोग बसे हुए हैं वो दूसरी भाषा बोलते हैं, दूसरी संस्कृति, दूसरी धारणा और दूसरे सामाजिक जीवन जीते हैं। तो उससे वहाँ के लोग मुतासिर होता है, वहाँ के लोग प्रेरित होता है, प्रेरणा लेता है कि विश्व में एक ही प्रकार की संस्कृतियाँ नहीं पाई जाती है, बल्कि अलग अलग तरह का संस्कृतियाँ पाई जाती है। उससे उसका परिणाम ये निकलता है कि विद्वानों ने ये प्रश्न खड़ा किया कि विश्व की समस्त जगहों में संस्कृतियाँ का वृद्धि और विकास में अंतर क्यों है, और संस्कृति के विकास में समानताएं क्यों हैं। बहुत सारी संस्कृतियाँ समानता है, हमारी संस्कृति के जैसा दूसरी संस्कृतियाँ में दूसरे समाजों में मिलती है। बहुत सारी संस्कृतियों में विषमताएं हैं, और कहीं संस्कृतियाँ डेवलप ज़्यादा कर गई है, कहीं कम कर गई है। इन सवालों का जवाब करने के, इन सवालों का उत्तर जानने के लिए विद्वानों ने फील्ड वर्क करना प्रारंभ किया, संस्कृति का अध्ययन करने का प्रारंभ किया। तो सबसे पहले उद्विकासवादियों ने कल्चरल इवोल्यूशन, सांस्कृतिक उद्विकासवादियों ने
वो तो आर्म चेयर कहलाता था। वो लोग प्रशासनिकों या फिर व्यावसायिकों या फिर यात्रा करने वाले लोगों से या धर्म गुरुओं से डाटा कलेक्शन करते थे और टेबल में बैठ के, चेयर में बैठ के वो अपना सिद्धांत बनाते थे। इस कारण उन्हें आर्म चेयर कहा जाता है कि आर्म चेयर मानव शास्त्री उद्विकासवादियों को। लेकिन उसमें दो मानव शास्त्री ऐसे थे, एक टाइलर, दूसरा मॉर्गन। इन दोनों ने फील्डवर्क किया, और फील्डवर्क के आधार पे संस्कृति के उद्विकासीय रूप को समझाने का प्रयास किया, संस्कृति के उद्विकासीय रूप को समझाया। तो टाइलर महोदय ने क्यूबा और मेक्सिको के माया सभ्यता का अध्ययन 1856 ईस्वी में किया, 1856 ईस्वी में किया। और आत्मवाद, धर्म की उत्पत्ति का आत्मवाद का सिद्धांत दिया और उद्विकासवाद, कल्चरल उद्विकास इवोल्यूशन का सिद्धांत दिया। दूसरा मानव शास्त्री है मॉर्गन। उन्होंने 1840 ईस्वी में अमेरिका के इराकवी बोलने वाली सैन्य जनजाति का अध्ययन किया। उन्होंने वर्गात्मक नातेदारी व्यवस्था का अवधारणा दिया। आगे है मेलिनोव्स्की। इन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अध्ययन किया और आवश्यकता, संस्कृति में आवश्यकता सिद्धांत को प्रतिपादित किया। आगे है मार्गरेट मीड। इन्होंने अमेरिका के समोआ जनजाति का, मानस जनजाति का, आरापेस जनजाति का, टिसाम्बुली जनजाति का अध्ययन किया और अवधारणा दिया संस्कृति व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। आगे है रूथ फुल्टन बेनेडिक्ट, जो अमेरिकन मानव शास्त्री थी। इन्होंने जापान का राष्ट्रीय चरित्र का अध्ययन किया। इन्होंने अवधारणा दिया पैटर्न ऑफ कल्चर का अवधारणा दिया। आगे है रेडक्लिफ ब्राउन, जो 1922 ईस्वी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जनजातियों का अध्ययन किया और इन्होंने संस्कृति संरचनावाद का अवधारणा दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फिर भी विश्व के मानव शास्त्रियों ने संस्कृति का अध्ययन करने के लिए फील्ड वर्क करना प्रारंभ किया। तो जितने भी मानव शास्त्री हैं उसमें फील्ड वर्क का जनक कहा जाता है मेलिनोव्स्की को। इन्होंने 1914 से 18 के बीच में ट्रोबियन द्वीप में रहे, उन्हीं के भाषा में अवलोकन किया, सहभागी अवलोकन किया, वहाँ की भाषा को सीख करके अध्ययन करने का प्रयास किया। अगर भारतीय दृष्टिकोण में सिलेबस में आपको देखना है, सिलेबस में आपका दिया हुआ है कि फील्ड वर्क ट्रेडिशन इन इंडियन एंथ्रोपोलॉजी, भारतीय दृष्टिकोण में फील्ड वर्क परंपरा का अध्ययन का प्रारंभ कब से होता है। तो इस चीज़ को थोड़ा समझिए कि भारत में संस्कृति का अध्ययन करना ब्रिटिश शासनकाल से ही प्रारंभ हो गया था। बंगाल में सर विलियम जोन्स के द्वारा रॉयल एशियाटिक सोसाइटी 1784 ईस्वी में स्थापना की गई। सिर्फ इस दृष्टिकोण से स्थापना की गई कि भारत में जितने भी समुदाय बसे पड़े हैं, सुदूर क्षेत्रों में लोग बसे पड़े हैं, जंगल क्षेत्रों में लोग बसे पड़े हुए हैं, उनकी संस्कृति को जानना है, उनका रहन सहन, उनकी सामाजिक जीवन को जानना है, इसलिए कि हमारी शासन व्यवस्था सही से चल सके भारत में। इस दृष्टिकोण से संस्कृति का अध्ययन करने का प्रारंभ किया। तो उसके बाद मानव शास्त्रियों ने भी भारत की संस्कृति का अध्ययन किया है। जैसे ऑस्कर लेविस 1952-53 में दिल्ली के जाटों का गांव है रानीखेड़ा, वहाँ उस गांव का अध्ययन किया और उन्होंने अवधारणा दिया एकता और विस्तार का, ग्रामीण सर्वदेशीयता का अवधारणा दिया।
मिल्टन सिंगर 1958 में मद्रास शहर का अध्ययन किया। उन्होंने अवधारणा दिया संस्कृति कॉम्प्लेक्स, कल्चर कॉम्प्लेक्स, संस्कृति संकुल का, और कल्चर मीडियम, संस्कृति माध्यम का अवधारणा दिया। शरदचंद्र राय, जो भारतीय मानव शास्त्र का जनक कहा जाता है, शरदचंद्र राय को, इन्होंने 1922 से 37 तक झारखंड और उड़ीसा की जनजातियों का अध्ययन किया है। इनकी कुछ पुस्तकें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। वो इस प्रकार है। इनकी पहली पुस्तक है मुंडा एंड देयर कंट्री, जो 1912 ईस्वी में लिखा। उसकी दूसरी पुस्तक है उरांव ऑफ छोटा नागपुर, जो 1915 ईस्वी में लिखा। उसकी तीसरी पुस्तक है द बिरहोर, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट पुस्तक है, 1925 ईस्वी में लिखा। उनकी चौथी पुस्तक है उरांव रिलीजियन एंड देयर कस्टम्स, जो 1928 ईस्वी में लिखा। उनकी पांचवी पुस्तक है द हिल भुइयां ऑफ उड़ीसा, जो 1935 ईस्वी में लिखा। और उसकी छठी पुस्तक है द खरिया, जो झारखंड की जनजाति है, 1937 ईस्वी में लिखा। आगे फील्ड वर्क मानवशास्त्री मॉरिस योपलर, जो विदेशी मानवशास्त्री है, इन्होंने सोनपुर, यूपी के सोनपुर गांव का अध्ययन किया। आगे है मैकिम मेरिट, इन्होंने 1951-52 में यूपी के किशनगढ़ी गांव का अध्ययन किया और स्थानीयकरण और सार्वभौमिकरण का अवधारणा दिया। आगे है एम.एन. श्रीनिवास, इन्होंने 1952 के आसपास में पूर्व में 1 वर्ष, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में 3 वर्ष, आंध्र प्रदेश में 3 महीना, आंध्र प्रदेश में 4 महीना, मैसूर में 1 वर्ष 1 महीना अध्ययन किया। और इन्होंने संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, प्रबल जाति, डोमिनेंट कास्ट और विस्तार का अवधारणा दिया। आगे है मजुमदार जी, इन्होंने यूपी के मोहनपुर और चित्तौड़ का अध्ययन किया। और आगे है रिवर्स, इन्होंने दक्षिण भारत की नीलगिरी पर्वत में बसे टोड़ा जनजाति का अध्ययन किया और उन्होंने अवधारणा दिया कि टोड़ा लोग भैंस की संस्कृति, भैंस पालते हैं, तो भैंस की संस्कृति कहा। और उसके आगे है एल.पी. विद्यार्थी, इन्होंने 1961 में गया के धार्मिक स्थल का अध्ययन किया। 1963 में राजमहल की पहाड़ी में बसने वाले सौरिया पहाड़िया का अध्ययन किया और 1969 में रांची का और हटिया का अध्ययन किया। तो इस तरह से भारतीय मानवशास्त्री ने फील्ड वर्क करने लगा और ये रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के बाद यहाँ के संस्कृतियों का अध्ययन होना प्रारंभ हुआ। तो फील्ड वर्क है क्या? फील्ड वर्क का अर्थ होता है कि आप किसी भी फील्ड में जाकर, किसी भी क्षेत्र में जाकर, विषय से संबंधित क्षेत्र में जाकर वहाँ के समाज को अवलोकन करें, वहाँ के समाज के सामुदायिक जीवन के साथ आप रहें और समय बिताएं और अवलोकन कर अध्ययन करें।